इतनी तेजी से बंदर पलटी नहीं मारता जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप पलटी मारते हैं। दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिलाने के चक्कर में खुद की रेपुटेशन हिला करके बैठ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अब दुनिया कितना सीरियस लेने वाली है आपको आज इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। एज एन इन्वेस्टर आपको क्या सोचना चाहिए, अगर आप एक एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो तो एसआईपी को कैसे करना चाहिए, सही जगह कौन सी होगी इन्वेस्ट करने वाली इंडिया के अंदर, और इंडिया के बारे में और डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी अच्छे से ग्रो कर चुके हैं। सो काफी कुछ है जानने के लिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने इनिशियली बोला था कि भाई ये टैरिफ वाली बात है तो सही, लेकिन प्रैक्टिकल कितनी है ये देखनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नहीं लगा पाएंगे, कहीं ना कहीं वो चीज होते हुए दिख चुकी है हमें। अगर आप देखोगे तो 90 डेज के लिए जो ओवरऑल दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा था वो पॉज हो चुका है। और कल रात जिस हिसाब से पलटी मारी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको देख करके तो मजा ही आ गया। देखते हैं हुआ क्या। अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो ट्विस्ट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो उछल कूद करके आ रहे थे, अरे भाई हम हिला देंगे, दुनिया हिला देंगे, हम दुनिया हिला दे हम, और वो खुद हिल चुके हैं। उन्होंने बोला कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और चिप्स पे और जो स्पेयर पार्ट होंगे उस पे जो भी टैरिफ लग रहा था वो कुछ ना कुछ हटता हुआ दिखेगा। अगर आप देखोगे इन शॉर्ट, अगर मैं इसको ओवरऑल कंक्लूड करूं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि भाई 20 ऐसे प्रोडक्ट्स है स्मार्टफोन, लैपटॉप को दिखा करके जो यूएस टैरिफ से हटा दिए गए हैं। इसी के साथ साथ मूव कम एम्ड फेयर बाय यूएस टेक जायंट्स। समझ रहे हो कि जो टेक जायंट है जैसे डेल जैसी कंपनी हो गई, आईफोन, एप्पल जैसी कंपनी हो गई, भाई पागल हो गए थे लोग। इंडिया से चाइना से एक्सपोर्ट जाए थे शिप भर भर के, मतलब दो तीन शिप भर के जा रही है आईफोन की इंडिया और चाइना से यूएस के अंदर। अगर आप देखोगे ज्यादातर जो प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर रेयरली होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे जो 145% के आसपास की टैरिफ थी जो कि चाइना के ऊपर लगना था, वापस से वो 10% के बेस लाइन के आसपास आता हो जाएगा। अब हुआ क्या, इसको मैं समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में ना, आप समझ पाओगे। अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हो तो आप पहली चीज रिलेट कर चुके होंगे, और अगर पुराने हो या नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। भाई बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर और आपको समझ आएगा कि भाई एनालिसिस की कैसे जाती है। जब ये जो टैरिफ वॉर की बात चल रही थी ना कि यार वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने भी एक चीज डिस्कस करी थी कि यार वॉर हो जाएगा, एक पल को आ भी जाएगा, है ना, लग भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। कैसे? पहले भी चाइना, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर लगा एंड देन क्या हुआ, सेटल डाउन हो गई सी चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड अगेन सेम ही चीज होते हुए दिख रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यूएस है वो मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं है, चाइना है। चाइना जितनी चीजें मैन्युफैक्चर करता है यूएस उसका मतलब बेयर मिनिमम भी नहीं कर पाता। अगर आप चिप्स देखोगे तो भाई यूएस के अंदर नहीं होते मैन्युफैक्चर, अगर आप फोन्स देखोगे तो नहीं होते मैन्युफैक्चर, असेंबल तक भी नहीं होते काफी सारे फोन तो यूएस के अंदर। क्यों? क्योंकि लेबर काफी ज्यादा महंगी है। सपोज करो यूएस के अंदर आईफोन $1000 के आसपास का मिल रहा है, वही अगर मैन्युफैक्चर यूएस के अंदर होने लग गया ना तो $1500 के आसपास की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चली जाएगी। सो इसी वजह से भाई यूएस के अंदर ये जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग है ये पॉसिबल ही नहीं है, और मैन्युफैक्चर यूएस कर ही नहीं सकता। यूएस मैन्युफैक्चर इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज लेबर कॉस्ट हाई है। अगर आप यूएस को देखोगे तो वहां पे जो डॉलर है ना उसको डिग्रेड करने की कोशिश करी, डॉलर को वीक करने की कोशिश करी, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है आप ये समझो, और ये सब स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये सोचो ना ये कहानी बहुत बढ़िया है, इन सब का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो आपको पता चलेगा इन सब का स्टॉक मार्केट से रिलेशन है। और लॉन्ग टर्म जब आप बात करते हो तो ये सारे फैक्टर्स ही होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना करके या नहीं बना करके देते, ठीक है। तो इसलिए ये सारी कहानियां जाननी जरूर होती है अगर आप एक सीरियस रिटेल इन्वेस्टर हो तो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ऐसा ही भी करते हो तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20 साल के बाद क्या होगा वो आपको 20 साल बाद पता चलेगा। आज आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि हर इंसान आपको 20 साल का ज्ञान देने वाला है। तो लेट इट बी एंड वापस पॉइंट पे आते हैं अपने। इसी वजह से अगर आप देखोगे उन्होंने सोचा डॉलर का वीक करते हैं। अब जब डॉलर वीक करना शुरू किया तो भाई $2 से $3 ट्रिलियन तो इन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जितना इन्होंने लोन लिया हुआ है। तो इससे ये और था इनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स होना शुरू हो चुकी थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई थी कि जो 10 ईयर यील्ड है अगर आप देखोगे कितनी ज्यादा बढ़ गई। अगर आप देखोगे तो 4.4 के आसपास की यील्ड ऑलरेडी आ चुकी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी जो यूएस बॉन्ड है इसके अंदर भी डर का माहौल काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से ये जो ओवरनाइट यू टर्न आपको देखने को मिला ना
ये इस वजह से देखने को मिला, क्योंकि जो ट्रम्प है उसको भी समझ आ गया था भाई ओवरनाइट चीजें नहीं होने वाली। तो ये जो डर का माहौल था ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए था कि भाई जो हम हैं, हम एक सुपर पावर है, हमसे पंगा मत लो, दिक्कत हो जाएगी सब। इवन उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं वो वीक है यूएस के आगे। लेकिन जो चाइना है उसने जिस हिसाब से नेगोशिएट किया कि भाई तुम हम पे टैरिफ लगाओगे, हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, तो उसको देख करके कहीं ना कहीं यूएस के मन में भी थोड़ी सी घबराहट आ चुकी है। क्यों आ चुकी है आप ये समझो ना, क्योंकि एक साइड है ट्रंप, दूसरी साइड है जी जिनपिंग। अब दोनों में क्या डिफरेंस अगर आप समझोगे, जो ट्रंप है बहुत पावरफुल है, बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन एज अ प्रेसिडेंट उसके पास एक लिमिटेड टेन्योर है, ठीक है। अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करे, दुनिया भी पलटने की कोशिश करे, तो भी टाइम लगेगा भाई। 4 साल में ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता। चाइना भी चाइना 4 साल में नहीं बन पाया है ना, जापान 4 साल में नहीं बन, और इंडिया भी यहाँ तक जहां पर स्टैंड करते ओवरनाइट नहीं आया। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे यूएस में 2 टेन्योर मिलते हैं, मतलब 2 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। एक बार ट्रंप ऑलरेडी बन चुके हैं, ये दूसरा टेन्योर चल रहा है उसका। अब इसके अंदर लेट्स सपोज ये पूरा टेन्योर खत्म कर भी लेता है, तो भाई 4 साल में दुनिया नहीं बदल जाएगी। वहीं पे जो जी जिनपिंग है वो बोलेगा भाई 4 साल का पेन है, मैं झेल लेता हूं। लेकिन क्या आप बाद में झेल पाओगे? तो ये जो लड़ाई है ये इक्वल कभी थी ही नहीं, क्योंकि जो चाइना है भाई वो ग्लोबल हब है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो अगर आप नेक टू नेक लड़ना चाहते हो तो आपको पहले धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है यूएस को ये चीज समझ आ चुकी है, तो डायरेक्टली तो अब शायद वो पंगे ना ले नेक टू नेक, लेकिन धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करेंगे। सो ये थी ओवरऑल जो कथा थी ना, ये आपको समझ आ गई कि भाई जो रिसेशन का डर था उस वजह से कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ है इसको संभाला गया है, और ये टैरिफ एक मजाक बन के ही रह जाएगा धीरे धीरे करके। 90 दिन के बाद क्या होगा वो 90 दिन के बाद ही देखा जाएगा। जिस हिसाब से पहले इन्होंने दुनिया का टैरिफ पॉज किया, अब चाइना में भी एग्जम्पशंस दिखा दिए, तो इससे एक चीज तो समझ आपको भी आ गई होगी कि भाई अगर आप न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग करोगे ना तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि एक दिन के अंदर न्यूज अप, दूसरे में न्यूज डाउन। हो सकता है किसी ने भाई ट्रेड कराओ, हो सकता है ये जानबूझ के ऐसी चीज हो कि भाई सेंटिमेंट खराब करते हैं, हम बाय कर लेंगे किसी कंपनी के स्टॉक, उसके ऊपर जाके बेच देंगे, या कंपनी ही खरीद लेंगे स्टेक, जैसे काफी बार एलॉन मस्क ने बिक गया है ना। तो किसको पता क्या सच है, किसको पता क्या झूठा है, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है, और पहले ही हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी अपने चैनल के ऊपर। इसी के साथ साथ एक और बहुत बढ़िया न्यूज आते हुए दिख रही है इंडिया की साइड से, कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं उन्होंने क्रॉस कर दिया है $820 बिलियन 2024-2025 ईयर के अंदर, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसके अंदर आप देखोगे नियरली 6% के आपको ज्यादा एक्सपोर्ट्स दिख रहे हैं। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एक्सपोर्ट हुए थे वो होते $778 बिलियन के 2023-2024 के अंदर। और ये बहुत अच्छी न्यूज है। ये बहुत अच्छी न्यूज क्यों है? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, हम एक नेट इंपोर्टर देश है। अगर आप देखोगे हमारी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम, लेकिन अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हम ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाएंगे, हम धीरे धीरे करके स्ट्रांग होंगे। अभी जो एक्सपोर्ट्स हुए ये किस किस इंडस्ट्री में हुए? मेनली अगर आप देखोगे आईटी के अंदर हुए, फार्मास्यूटिकल के अंदर हुए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर से बढ़ा। इसी के साथ साथ जो हमारा टूरिज्म था इसके अंदर भी थोड़ी सी ग्रोथ आपको ज्यादा आते हुए दिखी। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना भी चाहिए कि रिसेंटली जब गोवा वाली चीजें सामने आई कि गोवा के अंदर टूरिस्ट दिख नहीं रहे, तो वहां पे क्या दिक्कत आई थी? गोवा में डेफिनेटली टूरिस्ट नहीं दिख रहे थे, बिकॉज आपको ही पता है ये जो काफी मेजर इशू होता हुआ गया कि भाई टूरिस्ट के साथ एक बैड बिहेवियर रहा, इससे डेफिनेटली टूरिज्म में थोड़ा सा इंपैक्ट आया। इसी के साथ साथ जो इंडियन टूरिज्म है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है। मतलब अगर आप इस तरीके से सोचो कि अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं और 1.5 लाख रुपए में आप गोवा घूमना चाहते हो, अगर आप एक डिसेंट ट्रिप बनाना चाहते हो ना, कि आप फ्लाइट से जाओ, फ्लाइट से वापस आओ, इसी के साथ साथ 7 दिन की आपकी ट्रिप हो, आप उसके अंदर थोड़ा सा इंजॉय कर पाओ, ट्रैवल कर पाओ गोवा के अंदर, एक 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहना चाहो, 2 लोग हो आप, तो समवट अराउंड 80 to 90,000 कहीं नहीं गए, बहुत आसानी से लग जाएंगे इंडिया के अंदर। अगर आप 80 to 90 दे रहे हो, अगर आप 20,000 और दे देते हो तो आप थाईलैंड जा सकते हो, 2 लोग, सेम इस तरीके का, और थोड़ी सेफ्टी ज्यादा है इंडिया से। तो इस वजह से भी जो इंडियन टूरिज्म है वो इंडिया से बाहर जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद नेट अगर हम देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा सा ग्रोथ आपको टूरिज्म में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम नेट देखें तो भाई हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बड़ा है। इंपोर्ट कितना आया है, हमने कितना इंपोर्ट किया, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं पता, क्योंकि अब ये तो वन साइडेड डेटा हो गया ना कि एक्सपोर्ट बढ़ा। अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन की वजह से भी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन नेट खुशी की बात है कि 6% से एक्सपोर्ट बढ़ा है, मतलब
कहीं ना कहीं देश के अंदर थोड़ी सी तो वृद्धि हो ही रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेजर पॉइंट की कि यार हमें ना अब कैसे देखना है बाजार को, जहां पे जो टैरिफ है उसकी सर्टेनिटी कहीं ना कहीं दिख रही है, और हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कुछ आइडिया देता हूं आपको जो मैं फॉलो कर रहा हूं, और ये शायद मैंने बता दिया रिपीटेटिव होगा, लेकिन अगर आप समझ गए तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे बाजार में एक बहुत प्यारी चीज होती है, वो होती है कंसोलिडेशन। मतलब बाजार एकदम से ऊपर नीचे नहीं करता, अगर वो यूएस का बाजार नहीं है इस समय पे, अदरवाइज थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो नेट एक बहुत प्यारी चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये ना एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है? ये जो न्यूज है यहाँ पे कि भाई बहुत बड़ा वो लग जाएगा टैरिफ, उसके बाद भी बाजार इसको तोड़ करके ज्यादा नीचे नहीं गया, ऊपर आ गया, तो उसको एक मेजर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मान सकते हैं। काफी सारे लोग होंगे जो बोलेंगे भाई ब्लैक रॉक है, उसने ये बोल दिया कि भाई 18,000 तक जा सकता है। 18,000 जाना मतलब यहाँ से करीब करीब आप कह रहे हो कि 20% की और गिरावट, और 20% की गिरावट सच बताऊं मुझे नहीं लगता, क्योंकि निफ्टी में 20% की गिरावट आप मान रहे हो, मतलब अंडर वैल्यूड हो जाएंगे हम। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि 10% आप मान लो, 21,000 की जगह मैं कह रहा हूँ भाई वर्स्ट के सिनेरियो में 20,300 मान लो। बस 20,300 से वर्स्ट तो मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि निफ्टी 50 की बात हो रही है यहाँ पे, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, काफ़ी बार ब्लैक रॉक फेल ही हुए हैं, मतलब जितनी बार उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा टारगेट है, वो शॉर्ट टर्म विजन को लेकर के चलते हैं। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि 20,300 से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। ये यहाँ से भी मुझे लगता है अगर मैं मान लूँ जो जहाँ पे अभी सपोर्ट लिया था जो कि था 21,925 रुपये, यहाँ से 6% में 10% की गिरावट मान लेता हूँ वो उसकी, जो कि आ जाता है 19,700। 19,700 से नीचे जाता हुआ मुझे पर्सनली नहीं लगता, इवन 19,700 भी पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है। और निफ्टी से ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं जा सकता या नहीं जाना चाहिए, वो है भाई बैंक निफ्टी। आप ये समझो, ये जो निफ्टी है ना, इसको इस समय पे पूरी तरीके से जिसने बचाया है वो है बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी चाहते हो कि भाई इससे नीचे चला जाए, तो बैंक निफ्टी को यहाँ से कम 15% गिरना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हो कि बैंक निफ्टी यहाँ से करीब करीब गिर जाए 41,176 रुपए के आसपास, तब जाकर के आप कह रहे हो कि निफ्टी गिरेगा। पर्सनली मेरा मानना है ऐसा नहीं होने वाला, जो निफ्टी है वो अभी यहीं स्टक करेगा। बट यहाँ पे खरीदना कैसे, क्योंकि भाई गलत कोई भी हो सकता है। तो बेस्ट सिनेरियो जो है, जो मैं इस समय पे फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले अगर मेरी कोई एसआईपी चल रही है, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं एसआईपी करता ही हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ एसआईपी मेरी भी चलती है। तो जो एसआईपी है अगर वो इस वाले जोन में आ जाती है, मतलब 21,000 आ गई या 22,500 आ गई, तो भाई जो मेरी एसआईपी है ये पूरी जाती है। सपोज करो मैं 10 रुपए की या 10,000 की एसआईपी कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली, ठीक है, तो इस वाले जोन के आसपास है तो पूरा 10,000 जाएगा। अब ये जो बाजार है सपोज करो यहाँ पे है जो कि 23,700, तो ये एक रेजिस्टेंट हो गया ना, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा रेजिस्टेंट को उठा करके देखो। सेम अपने म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो ये चीज। तो ये मेन रेजिस्टेंट के पास है, तो इसके अंदर 10,000 की जगह जो मेरी एसआईपी अमाउंट है वो 7,000 हो जाएगी। 7,000 मान लो, या फिर आप 6,000 मान लो, डिपेंडिंग ऑन मेरे पास कितना कैश है। तो जब भी बाजार रेजिस्टेंट के पास होगा या अप मूव में होगा, एसआईपी अमाउंट मेरा 20 से 30% कम हो जाएगा, और जैसे ही सपोर्ट के पास होगा वो जो बचा हुआ पैसा है वो एसआईपी में चला जाएगा। इसको कहते हैं कि जब भी बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास हो, स्टेप डाउन एसआईपी करो, बाजार अपने सपोर्ट के आसपास हो, स्टेप अप एसआईपी करो। पहली चीज हो गई, आई होप क्लियर आपको ये। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि भाई लार्ज एंड मिड कैप और स्पेशली लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप अगर आप देखोगे करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे मेरे भाई। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा करके देखोगे ना, जितने स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है उनमें भी रिसेंटली लार्ज कैप की पोजीशन बिल्ड हुई है। क्यों? ताकि जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कम से कम हो पाए। सो अगर आप एक सीरियस रिटेल इन्वेस्टर हो, पोर्टफोलियो को बचा करके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकालना चाहते हो, तो ये दो चीज अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, ताकि बाजार में थोड़ी सी भी वोलेटिलिटी आए तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो बचा रहे, वो बहुत ज्यादा नीचे गिरे नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको इस पर सीखने को काफी कुछ मिला होगा। अब बात कर लेते हैं, क्या कोई डरने की बात है जिस हिसाब से ये जो टैरिफ का गेम चल रहा है या ये जो इश्यूज हैं हमारे बाजार में? नहीं मेरे भाई, देखो हमेशा मैं एक चीज आपको बोलूंगा, बाजार में हमेशा चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, कभी अच्छी होंगी कभी बुरी होंगी। तो जब बुरी हैं तो भाई अच्छे स्टॉक्स को ना धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो। मतलब एक्यूमुलेशन क्या होता है कि धीरे धीरे ना ऐड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में। बड़े इन्वेस्टर्स से सीखो, कभी भी बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना। अगर मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में तो चलो फिर भी आप बल्क बाय कर सकते हो,
लेकिन अगर आप स्टॉक्स में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बल्क बाई नहीं होना, ग्रेजुअल इन्वेस्टिंग क्या होती है, सपोर्ट आया आपने 100 रुपये डालने हैं तो आपने क्या करा 10 रुपये डाल दिए, फिर सपोर्ट आया नीचे फिर 10 रुपये, फिर सपोर्ट आया फिर 10 रुपये, तो धीरे 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 है ना डाउन साइड एवरेज कर रहे हो। अब एसेट क्वालिटी अच्छी है क्योंकि आपने अच्छा स्टॉक खरीदा हुआ है, तो जब रिकवरी होगी तो आपकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो ये मार्केट है ना, इस मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो आपको सस्ते नहीं मिल रहे होंगे आज सस्ते मिल रहे हैं, तो आज खरीदो, आज टाइम है अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का। ये सेल चल रही है बाजार में और इस सेल का फायदा उठाओ। अगर आप इस सेल का फायदा नहीं उठा पाओगे तो परेशान रहोगे। देखो डर ना एक ऐसी चीज है जिसने इस पे काबू पा लिया वो तो जिंदगी में पास हो जाएगा। अगर उस पर आपने काबू नहीं पाया तो भाई आप फंस जाओगे। डर से निकलना है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या हम जैसे आम इन्वेस्टर होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है डर के ऊपर काबू। देखो साइकोलॉजी ना स्टॉक मार्केट में एक बहुत मेजर रोल अदा करती है। तो अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, हार्ड डिसीजंस नहीं ले पाते, फंडामेंटल नहीं समझते, कहीं कहने वाली बातों पे यकीन रखते हो, तो आप फंसे रहोगे, आप डरोगे। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग्स हैं, मार्केट को समझते हो, ऐसी वीडियो देखते हो जो आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करे, तो अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो सोचना जरूरी है, दिमाग में जंग लग जाएगा, आप दूसरे की बात पे अपना पर्सपेक्टिव बनाओगे। मैं बोलता हूँ दूसरे की बात पे आप सब अपना पर्सपेक्टिव मत बताओ, समझो चीजों को और उसके बाद खुद का पर्सपेक्टिव बनाओ। क्योंकि अगर जो आपका बिलीफ है वो ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो सकता है, आप बोलोगे नहीं यार एचडीएफसी बैंक कोलैप्स नहीं हो सकता क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक है एक तरीके से अगर माना जाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या, इस केस में आपको पता है कि भाई एचडीएफसी भारत का सबसे बड़ा बैंक है, 2-4 महीने नहीं चला ये गिरेगा, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। और अगर आप इसी तरीके से कोई रैंडम स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे रैंडम स्टॉक कौन सा हो सकता है, आरबीएल हो गया या जाना बैंक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे स्टॉक नहीं, अच्छे स्टॉक हो सकते हैं, फंडामेंटल भी ठीक है इनके, लेकिन आपने किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी साइज बहुत छोटी है, और जैसे बंधन बैंक हो गया, ये सारे बैंक ऊपर से करीब करीब 70% गिर चुके हैं, ठीक है। अब इस केस के अंदर आपके पास कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आएगा जब आपको फंडामेंटल्स पता होंगे इनके, है ना, या आपने जब इसमें इन्वेस्ट किया है कुछ सोच के इन्वेस्ट किया। अगर आपने कुछ सोच के इन्वेस्ट नहीं किया तो आप फंस जाओगे, आप रोगे कि भाई क्यों इन्वेस्ट कर दिया। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करो कि सीखो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। जो आपके अंदर से पावर आएगी ना खुद की, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल गया स्मॉल कैप में तो भाई आप परेशान हो जाओगे और आप पैसा भी नहीं बना पाओगे। सो आई होप आपको काफी सही चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है लेकिन आई होप यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।